स्टूडेंट सर। हेलो हेलो। आप सुन रहे हैं? जी सर। यस सर, यस। जी जी जी। धन्यवाद मेहताब जी, मुझे बुलाने के लिए ले से इस वेबिनार में। बहुत खुशी हुआ, जनरल दोनों जनरल साहब को सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं गलवान से उतने दूर पे नहीं हूँ और अभी तो हालात ठीक ही लगता है। एक्टिविटीज़ अब मूवमेंट कम कम नज़र आ रहा है। पिछले 3-4 दिन में तो काफ़ी हलचल थे। जो वक्तव्य आया गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, कि अभी फर्स्ट फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उसको सीरियसली लूँगा जी। बाकी न्यूज़पेपर में, अखबारों में और टेलीविज़न पे आप सुनते हैं, उन पे ज़्यादा मत ध्यान दे के सरकार जो कह रहे हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी हेडक्वार्टर जो कह रहे हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा गौर से सुने और इस बात को ज़्यादा बढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ लाभ होने वाला नहीं है बात को बढ़ा के। जो स्टेटस को एंट्री जो है अप्रैल में, जो मौजूदा हालात था उस टाइम पे, वहाँ तक फिलहाल पहुँच जाए, फिर उसके बाद हम ठंडे दिमाग से इन चीज़ों के ऊपर विस्तार से हम बात कर सकते हैं। अभी जो फोकस जो है, जो एलएसी पे हुआ है और उसके बाद जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, मुझे लगता है ये अभी फोर्थ मीटिंग भी होने वाला है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर, ये जो 14 कोर कमांडर के स्तर पे। तो उससे जो है सेकंड फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट शायद होंगे, उससे वेरिफिकेशन होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये ठीक तरह से सुलझ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे भी हुआ, हमारे 20 जवानों का शहीद हुआ, लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूँ, जो 62 की लड़ाई का एक हमारे पास एक हैंगओवर था, मानसिक रूप से कुछ, कि हम कुछ हमारे जन है, उन्होंने को अभी कैरी करते रहे, लेकिन हमने वो जो मानसिक जो थी हमारे प्रॉब्लम में, वो हमने रिवर्स कर दिया है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि चाइनीज लोग जो है 12 फुट लंबी है और हम 6 फुट छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मुंह तो जवाब दिया है, तो वो पूरे देश में एक मैसेज हो चुका है। ये मैं मानता हूँ ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं कहता हूँ ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी था। जैसे हमने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया वाजपेयी जी के टाइम पे, और उसके बाद जो बालाकोट का स्ट्राइक किया, उसके बाद हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद हमने 370 किया, और ये जो 15 रात की जो इवेंट था ये जो गलवान वैली में, तो वो एक अलग से एक स्मार्ट पॉलिसी था। उससे हमने जो 60 साल की जो पुरानी जो बातें हैं, कुछ ही घंटों में उसको रिवर्स कर दिया। तो ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि आज के बाद चीन और भारत बराबर के स्तर पे, मिलिट्रीली या पॉलिटिकली जो भी हो, आंखों में आंखों मिला के, कोई हमें इंफीरियोरिटी इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपसे नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं बॉर्डर पे बैठता हूँ, हमारा भी हौसला डाउन रहता था अभी तक, जब से मैं छोटा हूँ अभी तक। तो चीनी होते हैं तो थोड़ा मुझे, हमें भी थोड़ा सा एक डर सा लगता कि जैसे हमारे मन से, हमारे तन से वो झिझक जो है वो अब चला गया। कोई हमें कोई ऐसा डर नहीं है, चीन आ जाएगा, चीन हमें खा जाएगा, चीन ये कर रहा है, चीन वो कर रहा है, वो मीन खा रहा है। तो वो एक अच्छी सी उपलब्धि हुआ। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा बहुत क्यों रहा, 70 साल तक ये लद्दाख को भारतवर्ष ने छोड़ रखा। किसके हाथ में? कश्मीरियों के हाथ में, जिनको कोई इच्छुक ही नहीं था लद्दाख के बारे में। वो तो अपने व्यस्त थे वैली में, कश्मीर घाटी में, पाकिस्तान, आतंकवाद, पता नहीं क्या क्या करते थे वो लोग। हमें तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रहे थे जी हमने ये राज्य सरकार का काम है। तो ये जो 70 साल में जो वैक्यूम रखा यहाँ पे, वो मुझे लगता है चीन ने अच्छी तरह से उसको एक्सप्लॉइट किया है। मैं नहीं बता सकता हूँ कहाँ कहाँ एक्सप्लॉइट किया होगा, क्योंकि वो बहुत अनेक अनेक तरह के यहाँ पे गेम खेलते हैं। ये सिर्फ मिलिट्री गेम नहीं खेलते हैं, उनके अलग अलग मल्टीपल वो गेम खेलते हैं यहाँ पे। वो अच्छी तरह से देखते हैं गलवान वैली से या पेंगोंग लेक से हमारे एरिया को। वो अपना गंदी नज़र से इस एरिया को देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसके लिए यहाँ से कोई इनपुट नहीं जाता है। आप देखिए फौज का काम है, फौज का काम है सिर्फ बॉर्डर संभालना। लेकिन जो लद्दाख कोई 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 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो है नहीं है। ये लद्दाख तो एक जियो पॉलिटिकल रीजन है।
यहाँ से पूरा दुनिया यहाँ से शुरू होता है। देखिए, आपको लंदन जाना है तो जहाज से जाना पड़ेगा, लेकिन एक ही रास्ता से जब आप रास्ते से जाओगे, वो सिर्फ लद्दाख से जा पाओगे। यही एक जगह है जिससे भारतवर्ष को एशिया से जोड़ता है, भारतवर्ष को यूरोप से जोड़ता है, भारतवर्ष को उधर रशिया से जोड़ता है, साइबेरिया। तो वो तो हमारे मन में अभी तक था नहीं, हमने कोई बंद करके रखा हुआ है कोई पहाड़ के नीचे। तो ये एक नया एक फोकस में आया कि एक लद्दाख बड़ा एक इम्पोर्टेंट जगह है। हालांकि अभी तक तो एक मिलिट्री ढंग से देखते थे, अभी एक थोड़ा सा हमें जागरूकता आया, ये एक अच्छी अच्छी बात है। तीसरा मेन चीज़ ये लगा है कि देखिए, अभी तक 70 साल तक आपने डिबेट क्या किया है? या तो आप तिब्बत की बात करते हैं या कोई पाकिस्तान की बात करते हैं, लद्दाख की बात तो कभी किया नहीं। जब आपका लद्दाख का पॉलिसी नहीं है तो ना पाकिस्तान संभाल पाओगे ना चीन संभाल पाओगे। तिब्बत बड़ा दूर है जी, पहले लद्दाख संभालिए। तिब्बत इम्पोर्टेंट एक जगह है, लेकिन तिब्बत में एक हिस्सा है, अगर तिब्बत में अगर हमारा कोई कोई इशू है तो वो है माउंट कैलाश का। वो हमने लाना है। वो एक लद्दाख का था, सरदार गुलाब सिंह का था, सरदार हरि सिंह का था, राजाओं का थे। हम ये पूरा इलाका भारतवर्ष का था। हाँ, अगर हमसे पूछे अक्साई चीन आपका लद्दाख का है, मैं नहीं कह सकता हूँ ये लद्दाख का है। लेकिन मैं भी ये भी नहीं कहूँगा कि ये चीन का है। लेकिन जो जो चीज़ अपनी है उस पर नज़र ना मर के कोई दूर का आप सोचते हैं, उससे क्या होता है कि अपना भी संभाला नहीं जाता है, दूसरा भी पकड़ में नहीं आता है। तो मुझे ये लगता है कि तिब्बत को आज़ाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो फालतू चीज़ें हैं। आप माउंट कैलाश भारत के जो सिविलाइजेशन है वो इनकम्प्लीट है अगर माउंट कैलाश को नहीं लाएंगे। जो आपको पता है, फादर ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल जोरावर सिंह कहाँ पे मरे थे और किसने मारे थे? तो ये आज की बात नहीं है जो हम सच्चाई को बता नहीं पाते हैं। सच्चाई यही है कि जो भारत की जो ज़मीन है उस पे हमने कभी तक सोचा नहीं है। इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, उससे कामयाबी नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि जो ज़मीन में ये प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था अपोजिशन पार्टी के मीटिंग में कि यहाँ तो कोई आया नहीं, कुछ है नहीं है, मैं प्रधानमंत्री जी की बात को मानता हूँ, क्योंकि टेक्निकली प्रधानमंत्री जी बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री जी वो कह रहे हैं हमारा एक एलआईसी है जहाँ हमने पोस्ट खोल के बैठा हुआ है, वहाँ से चीनी क्रॉस नहीं किया। चीनी कहाँ पे आए? चीनी जो है वो पेट्रोलिंग एरिया में आके बैठ गए, जो हमारे नज़दीक में है। तो हम भी पेट्रोलिंग करते थे, वो भी करते थे, लेकिन वो आके बैठ गया। तो उस पे एक तरफ से फौज भी सच है कि वहाँ से वो आए बैठे हैं, ये भी सच है। लेकिन ये भी कह देना कि हमारे ज़मीन पे घुसे, वो भी जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली ही इज़ वेरी मच करेक्ट। तो लेकिन अब जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो चीन बैठे हुए हैं, जो हमारे एरिया में अक्साई चीन में जो हम बच्चों को क्लास 3 या क्लास चौथी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मैप लगा देते हैं भारत के भौगोलिक मैप में कि पूरे अक्साई चीन को दिखाते हैं, वो भी तो अपना ही है। लेकिन उसको या तो स्कूल के मैप से हटा लीजिए या तो क्लेम कर लीजिए। क्लेम कर लेंगे तो कैसे क्लेम कर लेंगे? तो मिलिट्रीली पॉसिबल है या नहीं, तो जनरल साहब बताएंगे हम अक्साई चीन को ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे तो ये क्या है, क्योंकि ये एक नेगोशिएशन एक एक स्ट्रैटेजी है। चाइना इसलिए घुसता है लद्दाख में कि जितना लद्दाख में खींचना है तो खींच ही लो, फिर बाद में हम अरुणाचल के साथ इसका बार्गेन करेंगे इधर उधर। तो वो मौका ढूंढ रहे हैं। अभी जो हरकत कर रहे हैं वो लद्दाख को अलग कर रहे हैं बॉर्डर विवाद से, सीमा विवाद से लद्दाख को अलग करो, फिर उसके बाद हम अरुणाचल पे आएंगे, कहीं और जगह आएंगे, सिक्किम में आएंगे, वहाँ पे फिर तुम्हें होते रहेगा। तो फिलहाल लद्दाख को छीन लो, क्योंकि लद्दाख को लेने में इसका कोई नुकसान नहीं है चीन को। चीन ऑलरेडी वहाँ पे बैठा हुआ है अक्साई चीन में। तो वो उसकी बड़ी स्ट्रेटेजी है कि वो बहुत खतरनाक गेम खेलते हैं। तो यही है कि अभी भी आप लद्दाख को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, लेकिन यूनियन टेरिटरी बना के किया क्या आपने? आपने वो तो चाइनीज देख रही है जी, यहाँ तो खाली पड़ा है, यहाँ का तो कोई चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, यहाँ तो कुछ है नहीं है, फौज है बस और तो कुछ नहीं है। तो वो देखिए वो धार्मिक खेल खेलते हैं, वो कल्चरल गेम खेलते हैं, बहुत सारे चीज़ करते हैं। तो भारतवर्ष को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी होना चाहिए लद्दाख के लिए। खाली लद्दाख 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 बोल के नहीं, लद्दाख को सीरीज
ले लीजिए। ये है कि अब हॉलीडे पे आ गया, जब मैं दिल्ली में जाता हूँ, कहीं मंत्रालय में जाता हूँ, तो अब ये कहाँ से आते हैं? मैंने कहा मैं लेह लद्दाख से आता हूँ। अच्छा वो थ्री इडियट फ़िल्म, तो देखिए मुझे थ्री इडियट से याद आता है, तो मुझे बहुत ही खराब लगता है कि ये इसका हमारी समझ लद्दाख का इतना ही है। तो हमें भी दुःख होता है कि देश ने हमें सीरियसली नहीं लिया, सिर्फ मिलिट्रीली सीरियसली लेता है बॉर्डर को संभालना, लेकिन इस एरिया को सीरियस नहीं ले लेंगे तो चीन का जो मंशा जो है ना वो सही नहीं है। वो देखते हैं कि जमाने में ये तिब्बत होगा, जितना तिब्बत होगा तो चाइना का ही है। तो भी हो रहा है कि पिछले समय हम तिब्बत और उसमें लद्दाख ही नहीं हो, तिब्बत कि भारत को क्या है का एब्सेंट तो चीन में है। तो क्या दलाई लामा जी वापस जाएंगे, हम भी उनके साथ चले जाए? तो नहीं लगा कि ये साउंड बेस्ड स्ट्रेटेजी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमने मुगल दरबार में टैक्स दिया है, हमने लाहौर दरबार में भी टैक्स दिया है, हमने डोगरा दरबार में भी दिया है, कश्मीर में भी दिया है और अंग्रेज को भी दिया है। तो हम तो भारतीय है ही है। लेकिन हम तिब्बत में साथ जाएंगे तो तिब्बत तो हमें था, वो चीन के साथ था या जो भी था, लेकिन ये है कि लद्दाख और तिब्बत के बीच में से नहीं कर पाओगे तो तिब्बत खो जाएंगे, तिब्बत भी खो जाएंगे। लेकिन तो ये देख रहे हैं कि लद्दाख कब बने। तो आप भारत सरकार भी मुझे लगता है कि रोज इसको तिब्बत बनाओ। तिब्बत बना के आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। हम पहले उर्दू बोलते थे, हिंदी बोलते थे, आजकल हम कुछ और भी बोलते हैं। पहले हम चावल खाते थे, रोटी खाते थे, अब तो हम मोमो चोचो खाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज गलत जा रहा है, पॉलिसी गलत जा रहा है, उससे संभालना पड़ेगा। ये ऊपर की खेल नहीं है, बहुत डीप डीप खेलता है। और चाइनीज खेलता है तो बहुत नीचे का गहराई का गेम खेलता है, ऊपर ऊपर का नहीं खेलता है। तो मुझे हम लोगों का कोई स्पेशल मदद नहीं चाहिए। हमको एक्सेप्ट कीजिए कि ये भारतीय है। वो हमें भी आइडेंटिटी प्रॉब्लम होता है, हम तिब्बती है कि इंडियन है। तो इस तरह की जो बहुत सारी गलत फहमियाँ इस बॉर्डर की वजह से, तो इन चीज़ों को क्लियरिटी में हमको लाना पड़ेगा। सिर्फ भाषण भाषण से नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली इन चीज़ों पे रखिएगा। क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर में था ये तो निगलेक्टेड थे आप सब लोगों को पता है। अभी जब यूनियन टेरिटरी है तो हमें भी यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। एक गवर्नर साहब यहाँ आके बैठा हुआ है, वो भी दिल्ली से आए हैं। तो लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि जब चीन को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे तो हमारे पे भी ताकत होना चाहिए। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कोई पेमा खांडू है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। वो चाइनीज को भी पता है, वो देखते हैं कि यहाँ के एक सरकार है, भारत का एक अंग है। तो हमें भी ये लगता है कि हमको भी ताकतवर बनाए। और हम अगर ये कहें कि चीनी लद्दाख में आए, हमको ये चाहिए कि हम भी उस तरफ जाए। उधर सिंकियांग है हमारे नॉर्थ में, कशगर है, खोतान है, यरकेन है, उधर हम क्यों नहीं जा सकते? हम उस तरफ जाना चाहते हैं। हम उनको इस तरफ नहीं ला रहे। अभी देखिए एक रुदोक जगह है, वो अभी चीन के अंदर है। सारे गर्तों को वो रुदोक वाले ले में बैठा हुआ। बताइए, रुदोक हमारा है। एक जमाने में सिख किंगडम का था रुदोक, उधर तकलाकोट तक हमारा था, मानसरोवर हमारा था। हम उधर नहीं जा रहे, वहाँ के लोग तो शरणार्थी बन के यहाँ आके बैठा हुआ है। अरे भैया, हमारा समथिंग स्ट्रेटेजी ही रॉन्ग है। वो अगर लड़ाई उधर भी लड़ना है तो यहाँ आके कैसे लड़ाई करे? उधर जाइए ना, लड़ाई करो, उधर जाओ। वो पाकिस्तान में क्या करता है? अफगानी लोगों को लाता है पाकिस्तान में, ट्रेन करता है, दोबारा जाके अफगानिस्तान में लड़ाई करवाता है। हम लोगों ने इधर में आके उनको खाना खिला के मंदिर में रखा हुआ है। उससे तो लड़ाई नहीं पड़ेगा, हमें भी कंफ्यूज हो जाता है, उधर भी कंफ्यूज होता है। अब वापस जाए, आज़ादी के लिए लड़े, हम पीछे हैं उनकी आज़ादी के लिए। लेकिन मुझे लगता है भारत की स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह स्ट्रेटेजी में तो हम और लॉस होंगे। क्योंकि लद्दाख का मैप को लेके चलना पड़ेगा, किसी और के अभी चीन घुस रहा है पेंगोंग लेक में। उससे पूछा आपने कि किस मैप को लेके आप पेंगोंग लेक में आ रहे हो? चीन का क्या हक है? चीन तो ग्रेट वॉल के पीछे था। तो अभी आप किस नक्शे को लेके पेंगोंग में घुस रहे हो? तो उसके पास कोई नक्शा तो होगा ना, किस नक्शे को लेके आ रहे हैं? वो नक्शा जो है तिब्बत के इतिहास को लेके आ रहे हैं। तो हमारा अपना इतिहास है, उस इतिहास को तो कोई पूछता नहीं है। भाई लद्दाख के लोगों से पूछिए, आपका लद्दाख का सीमा कहाँ तक था? मैंने कहा मेरा सीमा माउंट कैलाश तक है। उसके लिए कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं है। और तिब्बत का कोई इतिहास होगा, वो कहता है कि जोजिला तक हमारा था, हाँ, उधर कारगिल तक हमारा था, यहाँ तक हम टैक्स लेते थे। जो भी बोलेंगे। तो चीन जो है खाली ऐसे बेवकूफ नहीं है वो चीनी।
चीनी वही करते हैं जो पुराने उनकी हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड होगा, वो तिब्बती रिकॉर्ड होगा। वो तिब्बती के मैप को लेके यहाँ घुस रहे हैं और तिब्बतियों को हम ही लोग उसको इंटरटेन करते हैं। तो जिन लोगों ने जोरावर सिंह को मारा, जिन लोगों ने मनसरोवर को खींच के ले गया और चीन का हिस्सा बनाया, अभी वो लोग हमारा गेस्ट है। तो हम किस तरह इसका जवाब ढूंढेंगे? जवाब ढूंढ नहीं सकते। ये भारत चीन का मसला नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे एक लामा पैदा होता है, उसका आत्मा जो है उस तरफ पैदा हो जाता है। बॉर्डर कहाँ खींचोगे आप? तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है जी ये। जब नेहरू जी को ये पता लगा 1950s में बॉर्डर ठीक करना, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो तिब्बत के मैप को मानो या तो अंग्रेज के मैप को मानो। तो जब तिब्बत के मैप को लेके चले तो सारा लद्दाख, सिक्किम, नेपाल ये सब तिब्बत में जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैकमोहन लाइन को ले लो। तो मैकमोहन लाइन आगे थे। मैकमोहन लाइन क्या है? एक क्रिस्ट लाइन है या वाटरशेड लाइन है। वो कोई कल्चरल लाइन तो है नहीं है, वो माउंटेन के जोग्राफिकल लाइन है। बाकी जो तिब्बत का लाइन जो है वो ऐतिहासिक और क्या कहते हैं, कल्चरल लाइन है। तो पंडित जी ने तिब्बत के मैप को ठुकरा के अंग्रेज के मैप को नापा। अब चीन उसको माने नहीं। अभी अभी पेंगोंग में देमचोक पे क्या कर रहे हैं? वो पुराने तिब्बत के मैप को लेके कह रहे हैं जी लद्दाख के लोगों ने हमें गिफ्ट मिलता था न्यू ईयर पे, इसलिए ये हमारा है। वो बड़ा डीप सोच रहा है। जो मैंने भारत में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो इतिहास के जानकारी हो या कोई राजनीति की जानकारी हो, थोड़ा सा 6 इंची भी नीचे ढूंढे जाए, वो ऊपर ऊपर से करता है कि चीन भारत, चीन भारत। लेकिन चीन भारत है क्या चीज है? लेकिन उस पे नीचे कोई जाते नहीं है ढूंढे भाई इसका मूल रूप से रूट कॉज क्या है। वो दो मोनास्ट्रीज के बीच में लड़ाई है जी। हम लोग अगर ये जो लड़ाई हमारे लिए तो कुछ भी है नहीं है, 2000 साल से ये लड़ रहता है। हमारे यही चीज करते हैं। आज देखिए कल मारा गलवान में, उन्होंने भी हमें मारा। हमने वो हम तो 2000 से करते आ रहे हैं। तिब्बतियों के साथ लड़ते हैं या किसी और के साथ लड़ते हैं, सफोकेट कर देते हैं उनको, मर्डर करते हैं, किडनैप करते थे, वो भी हमें करते थे, हम भी उनको। लेकिन हमारे उनको सुलझने का भी एक ट्रेडिशन होता था, कि तरीके होते थे। ये लंबा है। सिख किंगडम को पता है, डोगरा किंगडम को पता है, अंग्रेज को पता है। लेकिन अभी लगता है कोई भी हिस्ट्री पढ़ते नहीं है। एक अंग्रेज के मैप को लेके जानते हैं, कोई जॉनसन मैप या मकार्थे मैप, जो अंग्रेज खुद उसको अप्रूव नहीं करते हैं, हम ही मानते हैं उस जॉनसन मैप को। और जॉनसन मैप को लेके देखिए, मैं शहीदुल्ला गया नहीं हूँ, लेकिन उसके सामने गया, उधर से चीन की तरफ से मैं उस तरफ से गया हूँ। पूरे वो जो है तुर्किक है। अगर उसको लिबरेट करना है तो आज के डेट पे सिर्फ एक कंट्री आपको मदद कर सकता है। एक कंट्री है, वो तुर्की है। तुर्की बोलता है कि अक्साई चीन भारत का है, लेकिन ये तुर्की पॉपुलेटेड जगह है भारत का। लेकिन हम टर्की से बात नहीं करते इसके बारे में। अगर आपने मनसरोवर कैलाश को लाना है तो एक ही तरीका है। अभी भी सर आपका माइक म्यूट हो गया सर, माइक अनम्यूट करो सर, अपना माइक ठीक करिए और दोबारा से बोलिए वो बातें। अक्साई चीन को लेने के लिए दो ही तरीका है जी। एक ही तरीका है लेने के लिए, दो ही तरीका है जी। एक ही तरीका, वो एक तुर्की है। तुर्की के लोग कहते हैं कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, लेकिन तुर्की पॉपुलेटेड कंट्री है। पॉपुलेशन तो नहीं है, लेकिन सारे नाम जो है तुर्किक है। देखिए हजी लंगर हुआ, या शहीदुल्लाह हुआ, दौलत बेग उलदेक हुआ, कराकश रिवर हुआ, ये सारे तुर्किक नाम है। ये उगुर का नाम है। ये उगुर के पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन भारत का अंग है, वो तुर्की कहते हैं। लेकिन हम तुर्की के साथ इस बात को नहीं छेड़ते हैं। बात हुआ कैलाश मानसरोवर पर, वो किसके में है? वो तिब्बत में है। तिब्बत का गुरु यहाँ बैठा हुआ, तिब्बत से गुरु से पूछिए ये जगह किसका, चीन का है कि भारत का है। अगर वो कहे कि ये भारत का है, हमने गलती से ले लिया एक जमाने में, तो एक रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन हम तो पूछते नहीं उनसे। तो खाली बात करके नहीं है ना, एक्शन पे आइए। अभी चलो चीन ने जो भी ले गया ले गया, लेकिन अभी भी जगह बहुत है हमारे पास। उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो रोज कह रहे हैं, अभी 15,000 झारखंड से वर्कर लाए हैं शाहौक जिला में। उनको क्यों नहीं बसाते वहाँ पे? शाहौक जिला में रखिए, परिवार को लाइए, बच्चों को लाइए, स्कूल खोलिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर कराइए। चंडीगढ़ बोल के एक जगह है, आईटीबीपी वालों ने वहाँ पे रखा है। वहाँ टेम्परेचर इतना गर्म होता है कि आप टमाटर भी उगा सकते हैं वहाँ पे। चागल भी बिल्कुल शाहौक के सामने है। एक सुमदो से पहले नीचे एक आईटीबीपी ने उसको चंडीगढ़ रखा है। पूरे वैली का जो साइज जो है 370 स्क्वायर किलोमीटर एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है, या हॉर्टिकल्चर सेब लगा सकते हो, सी बग थॉर्न लगा सकते हो,
बहुत सारे प्लांटेशन लगा सकते हो, उस पर लाइए, पॉपुलेशन लिखिए। और चौक पे हमने पहले भी कहा था कि कैलाश मंसर को जी जो शिव जी का द्वार बनाने के लिए कोई इच्छुक ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो 4 ही लोग हैं यहाँ पे, उसके लिए कोई सपोर्ट तो होता नहीं है। आप लोगों को इंटरेस्ट लेना है, पॉपुलेशन बढ़े, अब तो 370 तो है नहीं है। आइए, बैठिए, चहल पहल कीजिए। दपसंग पेलोटे ने किसने आपको रोका कि वहाँ पे हनुमान जी का स्टेचू क्यों नहीं बना सकते, ताकि तीर्थ यात्रा आए और एक अमरनाथ जैसा जगह बन सकता है। शिव जी के यहाँ बहुत सारी शिवलिंग जी है, तो उन पे कोई पूछने वाला है नहीं। तो लोग सिर्फ शेयर करने के लिए नहीं है, पॉलिसी के साथ आइए, पॉलिसी को आइए। पैसा बहुत है भारतवर्ष में, समाज के पास भी है, लोगों के पास भी है, सरकार के पास भी है। खर्चा कीजिए। मैंने यहाँ लद्दाख इंटरनेशनल सेंटर 6 साल पहले एन वोरा जी गवर्नर ने इसको इनॉग्रेट किया कि ये पूरा जगह एक दिन पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट होने वाला है, जोग्राफिकली इम्पोर्टेंट, जियो पोलिटिकली इम्पोर्टेंट होना है। लेकिन अभी तक एक पैसा आया नहीं, ना भारत सरकार से नहीं आया, ना कोई प्राइवेट चैनल से नहीं आया कि जी लद्दाख को स्टडी करे। मैं अकेला बैठता हूँ इस सेंटर में और यही वेबिनार करते रहते हैं, उससे नहीं होगा। समझना पड़ेगा डीपर जगह। देखिए, चाइनीज हमको अच्छी तरह से समझता है, 2000 साल से भारतवर्ष को पढ़ रहे हैं। हम चीन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते, उनकी मानसिकता को जानना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप चीन को गाली दोगे, हम खुद ही बेवकूफ सा रह जाएंगे। चीन को समझना पड़ेगा। अब चीन को डिस्ट्रॉय तो हम नहीं कर सकते, सभ्यता है वहाँ पे, एक सिविलाइजेशन है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ना चीन हमें डिस्ट्रॉय कर पाए, लेकिन एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और चीन को समझना कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं है, चीन को समझना कोई मिलिट्री साइंस भी नहीं है। चीन को समझने के लिए बहुत गहरापन जाना पड़ेगा, और चीन हमें अच्छी तरह से समझता है। अगर मोहम्मद बिन क्या नाम है वो, जो गजनी नहीं आता, जो 11वीं नहीं, खिलजी नहीं आता 11वीं शताब्दी में, चीन अभी भी तक्षशिला, नालंदा, सरस्वती और इन जगहों पे पढ़ने आ जाते थे। उनका कंटिन्यूस रहता हमारे से पढ़ना। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंडिया जो है चाइनीज लोग पढ़ते हैं। हम लोग चीन में उनकी उनकी उनके शास्त्र, उनकी इतिहास, उनकी फिलोसफी, उनकी लैंग्वेज को हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ टैंक गिनते रहते हैं। जी चीन के पास इतना माल है, इतना टैंक है, इतना मिसाइल है, उससे कुछ होगा नहीं। चीन के अंदर घुस के सब कुछ, उसके चीन की कमजोरी और उसकी स्ट्रेंथ दोनों को हमें पता करना है। सिर्फ इंटरनेट पे बैठ के चीन स्टडी होगा, ये नहीं होगा। वो भी इधर आके वो भिक्षु बन के यहाँ बैठते हैं जी, लेकिन वो चीन का आदमी होता है। वो नालंदा में बैठता होगा, चाहे वो बनारस में बैठते होंगे, चाहे इलाहाबाद में बैठते, भिक्षु पंडित बन के वो इलाहाबाद में बैठेंगे, लेकिन वो सारा नॉलेज जो है चाइना को देते हैं। हमारे ऐसा कोई भारतवर्ष का नहीं है। देखिए, 20,000 वहाँ से लोग हर साल आते हैं नेपाल के थ्रू, भारतवर्ष में बसते हैं। हमारे एक साधु उस तरफ जा नहीं पाते हैं, माउंट कैलाश की तरफ जाते हैं तो एक एक करके गिन के वापस भेजते हैं, नथुला के थ्रू या कहीं पिथौरागढ़ से, इधर से गढ़वाल से। तो यही हमारा स्ट्रेटेजी है। हमारा फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं है, हमेशा डिफेंसिव रहता है। चीन से बच के रहना है। उधर सारा जगह ग्रेट वॉल बन के रखा है जी। क्यों क्यों ग्रेट वॉल बनना है? हमें जाना है कशगर में। कशगर में हमारा कॉन्सुलेट होता था। राम साथे जो है लास्ट गवर्नर जनरल था भारतवर्ष का, इधर कशगर में। लासा में हमारा कॉन्सुलेट जनरल था, जिसका नाम डिकी लिंग कहते हैं। पीएन कॉल जी लास्ट कॉन्सुलेट जनरल थे। अभी एक भी हमारा कदम नहीं है, एक पैर नहीं रह सकते लासा में, एक पैर नहीं है उधर कशगर में नहीं है, ना खोतान में नहीं है, कहीं नहीं है। ट्रेडर जाते थे, आते थे। तो जब तक हिमालय को खोलोगे नहीं, उस तरफ हम इन्वेट नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, एक शाहरुख खान बोल के है हमारे फिल्म एक्टर, एक काजोल बोल के कोई लड़की है उधर बॉलीवुड की जो है, उनके लिए तो वहाँ राइट होने वाला है कशगर में। मैं अभी गया हूँ 3-4 साल पहले कशगर में। वो पाकिस्तान को गाली देते हैं और भारत की जय जय करते हैं वहाँ पे, लेकिन हम भी खुद ही जाना नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं? हमारे ऐसे पॉलिसी ऐसी है कि जी डिफेंसिव पॉलिसी है, जी बॉर्डर को संभाल के रखो। पर बॉर्डर को तो संभालना है ही है, बॉर्डर क्रॉस करके उधर भी जाना है। भले वो मूर्ति वहाँ पे बनता है हमारा गणेश जी का, मैं वो फैक्ट्री में देखा हूँ। मैंने देखा, अच्छा बनाओ और भी बनाओ, क्योंकि मूर्ति तोड़ते तो नहीं है, वो मूर्ति बनाते हैं। मैं आई वॉज शॉक टू सी दे, वो भारत की सारी मूर्तियाँ वो चीनी बनाते हैं। मैंने कहा करते क्या हो? कहते हैं बेचते हैं। तो अच्छी बात है, भारत का पॉपुलर हो रहा है हमारे भगवानों का। तो देखिए, देखने के तरीके होते हैं, हमें ऑफेंसिव होना पड़ेगा। 600 मिलियन जो चीनी है वो भगवान भारत को ऐसा पूजा करते हैं।
भगवान बुद्ध के अनुयायी है। तो हम लोगों ने उनको जीतना है। जो कम्युनिस्ट पार्टी के ये जो पीएलए के जो 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 रोक एलिमेंट है, उनको हरा के तख्ता पलटना है। उनकी संस्कृति को दोबारा लाके हमें फ्रेंडली बनाना है। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी को जो है डिस्ट्रॉय करना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। ये नहीं कि इन चीज़ों के चक्कर में हम हमें अपना भी तो गेन करे। अभी हिंदू कल्ट का, हिंदू हिंदू धर्म का इतना डिमांड है चीन में, लेकिन हम कोशिश करें तो 1 मिलियन बनेगा, 2 मिलियन बनेगा, नहीं तो कौन बनेगा? या मुसलमान बनेंगे या क्रिश्चियन बनेंगे चीन। हम चाहते हैं कि वो क्रिश्चियन बने, हम चाहते हैं कि वो मुसलमान बने? नहीं चाहते, नहीं। वो तो भारत का था। 2000 साल तक हमने भारत ने चीन पे शासन किया था बिना मिलिट्री के, पूरा जीता था उनके लोगों को। अभी भी देखिए चीन में, देखिए आपके पैर पकड़ते हैं। तो जब हमारे में इतना शक्ति है कि चीन को नीचे रख सकते थे, जब हम बात विश्व का गुरु मानते हैं, तो किसका गुरु था? हम अंग्रेज का गुरु तो नहीं था, अमेरिका का गुरु नहीं था। हम गुरु थे तो इन लोगों का गुरु था जो हमारे शिष्य हैं। लेकिन उस तरह हम पहले उनको नीचे रख सकते थे। वो हमारे कदम छूते थे, पैर छूते थे, हमसे आशीर्वाद, हर्षवर्धना जी के टाइम तक हमारे पैर छूते थे, ये जो गुप्ता पीरियड तक। उसके बाद तो थोड़ा सा अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, कहता है हमको रिलीजियस ऑटोनॉमी मिल गया है, हमको भारतवर्ष आने की जरूरत नहीं है, हम खुद प्रैक्टिस करते हैं। तंत्र वही है हमारे, जो जो याकना है वो भी वही वही अपना उधर भी करते हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कम्युनिज्म आता है, कम्युनिज्म जाता है, कैपिटलिज्म आता है, कैपिटलिज्म आता है, लेकिन भारतवर्ष का डेस्टिनी है कि एशिया के ऊपर राज करना। वो हम राज करेंगे, पहले भी किए थे, अभी भी करेंगे, फ्यूचर में भी हम पूरे एशिया को राज करेंगे। मैं नहीं कह सकता हूँ अमेरिका में जाके हम राज करिए ना करें। अमेरिका में हमारे बहुत सारे वर्कर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है। लेकिन एशिया जो है हमारे चेले थे, चेले रहेंगे, हमें उसको दोबारा लाना है, विश्व गुरु बनाना है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, मिलिट्रीली जमीन को तो बिल्कुल देना ही नहीं है, लेकिन उल्टा उनको हमें गुलाम बनाना है। उसके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यहाँ पे होता नहीं है। यही एक प्रॉब्लम है। और क्या कहूँ, बाकी तो अच्छा है, सुलझ जाएंगे। लेकिन हम ये जो अगर तो गलवान को छोड़ दिया या पेंगोंग लेक को छोड़ दिया, फिर तो हम डिफेंसलेस हो जाएंगे जी। फिर तो वो कुछ सियाचिन तक वो ले जाएगा, फिर पाकिस्तान के साथ वो अपना खिचड़ी पकाएगा। तो उसकी सारे बहुत सारे पैसे लगे हैं उधर उधर, सीपीईसी में, नेपाल में, इधर उधर बेल्ट एंड रोड बहुत प्रोजेक्ट पे उन्होंने पैसा लगाया है। सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ, जो भी सड़क बनाएंगे हम, ये मिलिट्री रोड मत कहिए, ये लद्दाख के तरक्की के लिए रोड बना रहे हैं ये कहिए। हमेशा अगर किसी को मारना है तो दो तरीका होता है, मीठी से भी मार सकते हो, तेज जबान से भी मार सकते हो। जो अभी दुर्बुक से उधर कराकोरम का सड़क बन रहा है, उसको मत कहिए कि स्ट्रेटेजिक रोड है या मिलिट्री रोड है। क्या बोलिए, हम यहाँ से जाके हमको अक्साई चीन को आक्रमण करेंगे, ट्रेड करेंगे, आर्थिक रोड है, विकास रोड है, ऐसा कुछ बोलिए ना। चाइनीज जब सड़क बनाता है, चाइनीज मिलिट्री रोड नहीं बोलता है, वो बोलता है कि ये बेल्ट एंड रोड, इकोनॉमिक कॉरिडोर, कुछ कुछ ऐसे ऐसे गोली देता है। तो हमें भी इस तरह की नीति अपनाना चाहिए। वही लैंग्वेज वो समझता है, पीछे से वॉर करना ये समझता है। तो हमें अपना मॉडिफिकेशन बहुत चाहिए। तो मैं तो यहाँ बैठ के इस तरह के सोचता हूँ कि इसको चीज कैसे की जाए। कब तक हम मिलिट्री लड़ते रहेंगे? हमें और भी दिमाग लाना पड़ेगा। बाइकआउट करना तो ठीक है, लेकिन बाइकआउट के लिए चीन ने हमें जबरदस्ती नहीं किया, हम खुद खरीद रहे हैं। तो उसको तो हमारे अपने हाथ में है कि खरीदे या ना खरीदे, वो छोटी सी बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे हमें गहरा सोचना पड़ेगा। चीन कोई कोई पाकिस्तान जैसा ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तो हम खुद ही जानते हैं, हमारे पेट से निकाल के बनाया उसको। लेकिन चीन एक दूसरा एक चीज़ है, जो वो दूसरा एक जानवर है। उसको समझना थोड़ा गहरापन चाहिए, खाली इंटरनेट से नहीं होगा। बिल्कुल अगर संस्कृत जानते हो या पाली लैंग्वेज जानते हो, तभी आप चीन को समझ लोगे। क्योंकि उनके साइकिक जो है हमारी लैंग्वेज से बना हुआ है, संस्कृत से बना हुआ है। तो उनकी जितनी साइंस, फिलोसफी, आर्ट, कल्चर जो है भारतवर्ष ने दिया था उनको, उनकी जो सामाजिक कंडीशन जो है भारत ने बना के दिया था। लेकिन हम खुद ही संस्कृत नहीं बोलते हैं। मैं जानता हूँ, मैं चीन में जाता हूँ तो मैं खुद ही संस्कृत नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं चीनी को क्या समझाऊंगा? वो उनका मंdarin तो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन अपने लैंग्वेज से उनकी साइकोलॉजी कुछ कुछ, क्योंकि कुछ कुछ बोलते हैं, तो हमारी वो जो पुरानी चीज़ें, देखिए ये बेल्ट एंड रोड क्या है। बेल्ट एंड रोड जो उसका मैप को आप बनाओगे, उसके पे पुरानी जो 2000 साल पुरानी भारतवर्ष की जो बौद्ध धर्म का विचार हुआ था पूरे एशिया में, उसको डाल दीजिए, सुपर इम्पोज कीजिए। दोनों मैप एक ही है। बौद्ध धर्म कैसे फैला था? ट्रेड रूट पे फैला था।
मिलिट्री रूट पे नहीं गया था वो फिलोसॉफिकल रूट, ट्रेड रूट, सिल्क रोड, इस पे बौद्ध धर्म जापान तक फैला था, कोरिया, चाइना, थाईलैंड वाले सब। अब चीनी ने क्या करता है, उस मॉडल को चुरा के अपना बेल्ट एंड रोड उस पर डाल दिया। कहता है ये भारत का जो थिंकिंग है बड़ा सुपर थिंकिंग है, मैं इसको 21st सेंचुरी में किस तरह अपने लिए इसको यूज करूं। तो अभी जो वो सिल्क रूट नहीं कहते हैं, वो बेल्ट एंड रोड बोलते हैं। है भारतवर्ष का अक्ल है ये, हमसे चुराया और हमें बता रहा है वो। तो इसलिए हमारे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत थिंकिंग की ज़रूरत है। थिंकिंग ज़्यादा करना चाहिए, इमोशन काम करना, जज्बे में आके हम लोग बहुत करते हैं। जोश में नहीं, होश में काम करना चाहिए। और ज्ञान लेके, ज्ञान ही हमारा एक एसेट है जी। हमारा न्यूक्लियर वेपन कभी काम नहीं आएगा, वो एक डिटरेंस के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा एसेट भारत का ये है, दिमाग। दिमाग तक जब तक यूज नहीं करोगे तो विश्व का नंबर 1 पावर बन पाएगा। आप जितना भी कोशिश कीजिए अमेरिका बनेगा, हम अमेरिका नहीं बन सकते हैं। अमेरिका हिस्ट्री जो है 350 साल से, 360 350 साल पहले अमेरिका में सिर्फ बंदर होते थे, और हमारा सभ्यता देखिए। तो इसलिए किसी को नकल करने की जरूरत नहीं, अपने शक्ति पे, अपने संस्कृति पे, अपने ये क्या कहते हैं सिविलाइजेशन पे बिलीव कीजिए। तो ये एक हो सकता है पैरेलल रूप पे हम लोगों का एक। अभी तो देखिए कौन थिंकिंग करता है, जो कोई रट्टा मार के कोई कोई इधर उधर टेस्ट वेस्ट करके वो थिंकिंग करने लगते हैं। पर आचार्य चाणक्य कोई कोई यूपीएससी पास तो नहीं किया था ना। आचार्य चाणक्य एक नेचुरल थिंकर था। तो हमारे में जो भारतवर्ष का पॉलिसी बनता है, तो कौन है आचार्य चाणक्य यहाँ पे? वही लोग जो या तो कोई एग्जाम दे के जाते हैं, वो तो ठीक है, आजकल कंप्यूटर पढ़ के भी आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यही मुझे लगता है कि कोई स्कूल ऑफ थॉट है नहीं हमारे यहाँ पे। आर्मी के अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन मैंने आर्मी के इंस्टीट्यूशन में भी देखा है। मैं जाता हूँ रोज आर्मी वॉर कॉलेज में जाता हूँ, एनडीसी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ भी एक ट्रेनिंग तरह का इनका डॉक्ट्रिन चलता है। लेकिन ओरिजिनल थिंकिंग जो चाणक्य टाइप का जो थिंकर जो होते हैं वो कम होते हैं। वो कन्वेंशनल जो नॉलेज को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये जो गलवान का इंसिडेंट हुआ, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। इसके बाद हमारी सारी स्थिति, एक तो ये कोरोना वायरस की वजह से ये पूरी हमारी जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, मॉडल ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, एवरीथिंग हैज़ टू बी चेंज एंड इट विल चेंज। कुछ हम रखेंगे, कुछ हम डिलीट कर देंगे, कुछ नया अपनाना पड़ेगा। और पूरा विश्व अभी देख रहा है कि भारत क्या करने वाला है। सिर्फ चीन चीन विन छोड़िए, चीन छोटा मसला है। जो विश्व का जो मॉडल है अभी तक जो चल रहा था वेस्टर्न मॉडल, वो भी आप कामयाब नहीं है, वो फेल हो चुका है। अब भारतवर्ष ही एक नया रास्ता दिखाएगा विश्व को कि आगे जाने वाले आने वाले दुनिया किस तरह रहेगा, भारत की तरफ देखने वाला है। इसलिए भारत का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस रूप में। भारत अगर इस तरफ जाता है चीन की तरफ, तो दुनिया कुछ और जगह जाएगा। भारत अपना रास्ता नापता है तो दुनिया कुछ और रहने वाला है। लेकिन अगर भारत वेस्टर्न पश्चिमी देशों की तरफ जाना चाहते हो, वो तो हमने देखा हुआ है, पहले भी गए हम। रूस के साथ थे, सोवियत यूनियन के साथ थे, जो भी थे, अंग्रेज के साथ भी थे। उससे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। अंग्रेज आपके लिए खून खराब करने वाला नहीं है। वो अंग्रेज अपना देखता है। तो अपने ऊपर निर्भर, जो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं आत्मनिर्भर, उसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल ढंग से देखना चाहिए। ये नहीं कि हम खुद चम्मच बनाए, खुद माचिस बनाए, कुछ कपड़ा बनाए, खुद खुद जूता बनाए, उस लेवल पे नहीं। आत्मनिर्भर जो है, विश्व के ऊपर जो है अपना एक लीडरशिप जो बनाने का, उस तरह का एक ओरिएंटेशन चाहिए। ये नहीं कि आप हम ही टेबल बना रहे हैं चीन से नहीं लेके, या हम खुद बनाएंगे, वो तो बड़ी छोटी चीज़ होगी। हमें एक फिलोसॉफिकल ढंग से भारत को नंबर 1 पावर जो है वो किस तरह बनाए, एक संस्कृति से, एक पावर। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, ज़्यादा बोल दिया।